नमस्ते, शुभ संध्या। उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के तत्वाधान से आयोजित 9 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन इस वर्चुअल मंच पर हो रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय योग चिकित्सक संघ के साथ साथ देश की अन्य संस्थाओं के जो प्रमुखों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया जा रहा है। जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग यथावत अपने कैमरे को, मोबाइल को ठीक से रख लीजिए। साथ ही साथ डायरी और पेन को जरूर अपने पास रखें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो इतना अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हो रहा है और जिनका स्वयं से ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग में लंबा अनुभव है और हमारे बड़े ही आदरणीय हैं। आप पोस्टर में भी देख रहे होंगे, देख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके भाव व्यक्तित्व से, चेहरे से, फोटो से आप एक कर्मठ योगी यानी कि कर्म योगी की झलक देख पाते हैं। मेरे मायने में वो साथ साथ ज्ञान योग में भी निष्णात माने जाते हैं, जो मैं जितना समझ पाता हूँ, और बहुत अच्छे एक मोरल कह लीजिए एक मोटिवेटर भी हैं, क्योंकि मोटिवेटर भी कई टाइप के होते हैं। उनमें एक मोरल जो संस्कारित चीजें बताने के उद्देश्य में हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनके बारे में, उनकी क्या योग्यता है, क्या चीजें हैं, कहाँ का संस्थानों से बिलोंग करते हैं, लगभग चीजें आप लोगों ने पोस्टर के माध्यम से देख ली हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा एक औपचारिक प्रक्रिया है उसको हम निर्वहन करते हैं। तो भारतीय योग चिकित्सक संघ और उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के ज्वाइंट वेंचर से यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उसके लिए आप सभी का संध्याकालीन वेला में वंदन, अभिनंदन और स्वागतम इस्तकबाल करता हूं। तो ज्यादा समय को जाया न करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में आदरणीय योगानंद गुरु जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है और जितने भी हमारे गणमान्य लोग, सबका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और यूपीवाईसी की ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं दे रही हैं आदरणीय सोनाली मैडम जी को, सोनाली धनवानी जी को, आप इस कार्यक्रम को यथावत संचालित करें और उसकी समय की एक पृष्ठभूमि है, उसको जल्दी से जल्दी आप निर्माण करें। माइक ओवर टू यू डॉक्टर सोनाली धनवानी जी। जी थैंक यू। एक बार सभी का वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप इस अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के आए हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सत्र है, आज का जो सेशन है, वो लेंगे हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में है डॉक्टर हरि भाई आर्यन जी, जो कि योग गुरु भी हैं, मॉरल मोटिवेटर भी हैं, साथ साथ फाउंडर हैं आर्यन योगा के नाम से। आप देखेंगे उन्होंने आर्यन योग के नाम से नीचे लिखा हुआ, तो इस संस्था के, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य चिकित्सा यानी कि अगर आप बात करें अगर किसी अस्पताल की या हॉस्पिटल की, तो संत विनोबा भावे प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा संस्थान बिलासपुर में भी सर अपनी सेवा मुख्य चिकित्सक के रूप में दे रहे हैं। तो बहुत बड़े हस्ती हमारे साथ जुड़े हैं। आपको जो भी प्रश्न करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे कि जो वो समझा रहे हैं हमें इतनी बुद्धि, इतनी सहमति दें कि हम समझ पाए, हम थोड़े ज्ञानी बन पाए। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले थोड़ी सी ईश्वर से वार्तालाप करके, प्रार्थना करके आशीर्वाद ले लें और फिर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हरि भाई आनंद जी, आप आर्यन जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। मेरे आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत क्लियर है। आप सभी लोग अपने माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिएगा और हम लोग यहाँ से ही प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। जी। ओम 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 श्री परमात्मा ने नमः। समस्त ऋषि सन्यासियों के वंशज एवं भारतीय परंपरा तथा ऋषि परंपरा, योग परंपरा के पुनर्वाहक, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय ऐतिह्य पर आस्था रखने वाले इसी वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए समस्त मेरे प्रिय एवं सम्मान के योग्य समस्त वयोज्येष्ठों को सादर नमन एवं समवयस्क को अति स्नेह एवं जो कनिष्ठ हैं उन सभी को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद। आप सभी को इस पवित्र अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर हरि भाई आर्यन, IYTA इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तथा जो उत्तर प्रदेश योग खेल महासंघ की तरफ से आयोजित होने जा रही
इस वर्चुअल मीटिंग योग दिवस के संदर्भ में जो समग्र देश भर के लिए समग्र जनताओं के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास के लिए एक जो पहल की गई है, इस पहल पर जो मुख्य रूप से हम सभी के प्रेरक एवं हम सभी के सम्मान के अधिकारी IYTA के अध्यक्ष प्रिय आचार्य विपिन पथिक जी के सानिध्य प्राप्त होने के साथ साथ हम उनका वचन एवं उनका वाणी से ओतप्रोत रूप से प्रेरित होते आ रहे हैं। आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजिका महोदय, आपको भी सादर नमन है एवं अन्य समस्त जो संतों के धारा से, संतों के विचारधाराओं से हमारे इसे मंच पर जुड़े हुए हैं स्वामी जी महोदय, आपको भी नमन है, वंदन है। आइए इस पावन बेला में पावन विचारधाराओं को और भी पावन बनाने हेतु उस पावनमय परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करने के लिए शांत, सहज, सरल भाव से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण एवं उन्हीं के सानिध्य, उन्हीं के आशीर्वाद पाने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना का प्रयास करेंगे। अपने स्थान पे जैसे हैं वैसे ही स्थिर, निश्चल, सहज भाव से किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। यदि कुर्सी पर बैठे हैं तो भी कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, समानता, सहजता के साथ हथेली पे ध्यान मुद्रा अथवा ब्रजोली मुद्रा, कुछ नहीं तो भी प्रणाम मुद्रा की स्थिति में, प्रणाम के स्थिति में अनाहत चक्र के पास स्थापन कर लीजिए एवं सर्वोपरि हम सभी के श्रेय, प्रेय, मुक्ति, भुक्ति के दाता उस परमपिता परमात्मा को एक बार प्रार्थना करते हैं पवित्र ओम के उच्चारण के साथ साथ। सभी लोग आंखें बंद करके अपनी इष्ट देवताओं को प्रारंभ करेंगे। उस परमपिता परमात्मा को हम छोटी सी संकल्पनाओं के साथ साथ प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आपके द्वारा रचित, आपके द्वारा प्रेरित इस योग विद्या के शरण में जाकर के मैं संपूर्ण शरीर को निरोगता को प्रदान करूं एवं इसे महती शरीर को संपादन करने वाली प्राण तत्व को शरण में जाकर के इस जीवन को धारण करूं तथा अंतिम में इस ध्यान तत्व के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा तेरे सानिध्य को प्राप्त करूं। इसी हेतु से मैं तेरे माध्यम को प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं अथवा संकल्प ले रहा हूं, ले रही हूं। इसी विचारधाराओं के साथ संकल्पना सत्र में हाथ जोड़ लीजिए। प्रणाम की मुद्रा की स्थिति में इष्ट देवताओं को, पंच तत्वों को, दश दिगों को एवं आत्मविश्वास को साक्षी रखते हुए संकल्प लीजिए। योगम शरणम गच्छामि, प्राणम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि। ओम तत्सत। आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर हरिभाई आर्यन बिलासपुर से आप सभी के सेवा के लिए आज उपस्थित हैं। IYTA एवं उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस वर्चुअल मोड पे जितने भी जुड़े हैं एवं समग्र भारतवर्ष के समस्त भारतीय वंशोद्भव जितने भी विश्व भर में फैले हुए हैं, इसे 8वां योग दिवस के पावन बेला के लिए आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है, आशीर्वाद है, स्नेह है। आज के विषय हैं आधुनिक रोग में योग के आवश्यकता एवं योग की उपयोगिता के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को मुझे जिम्मेदारी दिए हैं। मैं छोटी सी विचारधाराओं के साथ आज के विषय पर आने की कोशिश करूंगा। आधुनिक रोग, सबसे पहले इसको जाने, रोग क्या है जाने। आप सभी लोग जानते हैं रोग क्या है। निश्चित रूप से हम किसी ना किसी रोग में पीड़ित थे, पीड़ित हैं या पीड़ित होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उसी में एक शब्द जुड़ा है आधुनिक रोग। आधुनिक बोलने से मॉडर्न डिजीज, जो आज के डेट में सर्वोपरि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण से उत्पन्न होने वाली जितने भी बीमारियां हैं, जिसे हम
लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से जान रहे हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, ये इस तरह के जो छोटे छोटे नाम लूंगा तो कई सारे हैं। बिना नाम लिए सामूहिक रूप से हम चर्चा करते हैं कि आधुनिक रोग। आधुनिक रोग के उत्पन्न के कारण के साथ साथ उसका निवारण के जरिया एवं निवारण में योग की भूमिका पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि हम आधुनिक रोग के उत्पन्न के कारण क्या है। इस पर यदि विचार करेंगे तो पूर्व काल में जो प्राचीन संस्कृति था, हमारे पास प्राचीन परंपरा था, उसके जो दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक का दिनचर्या एक तरफ रख लीजिए, दूसरा पक्ष में आहार का जो प्रातः से लेकर के सायंकाल तक के जो कुछ भी मुख के जरिए से पानीय के रूप में अथवा ठोस पदार्थ के रूप में हम सेवन करते थे, ग्रहण करते थे, शरीर को सुनियोजित ढंग से, शरीर को गठीला बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए एवं उपयोगी बनाते हुए संसार के कल्याण करने के लिए जो प्रक्रिया को अपनाते थे प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन सभ्यता में, आहार के माध्यम से। सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर पे विहार। विहार जिसे हम दिनचर्या कहें, उठना, बैठना, चलना, फिरना, लेटना, घूमना, सोना, जो कुछ भी करते हैं तो सारे के सारे प्राचीन परंपरा को थोड़ा सा एक बार अध्ययन करने की कोशिश करते हैं एवं वर्तमान की शैली को देखने की कोशिश करते हैं। प्राचीन सभ्यता में हम एक एक टॉपिक को ले जाएंगे। पहले जानकारी दे देता हूँ कि आहार के पश्चात विहार यानी उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना। तीसरा नंबर पे ब्रह्मचर्य जो सब्जेक्ट है, प्राचीन सभ्यता में इस ब्रह्मचर्य का कदर क्या था, इस ब्रह्मचर्य को किस रूप में हम शारीरिक रूप से धारण करते थे, मानसिक रूप से धारण करते थे एवं वैयक्तिक रूप से उसका परिप्रेक्ष्य तो उसी पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात आती है निद्रा का। प्राचीन संस्कृति में या फिर आज से 10, 20, 25 साल पहले की नींद की स्थिति जो स्लीपिंग का लेवल था, आज से 10, 20, 25 साल पहले का और अभी के डेट का स्थिति, आज के डेट का स्थिति, 2022 का स्थिति को ले लीजिए, 2015 के बाद का स्थिति को, 2010 का स्थिति को, 2005 की स्थिति को, मेनली पार्टिकुलरली ये जो गैजेट्स जो समय आ गया, मोबाइल का हो या फिर लैपटॉप का, कंप्यूटर का, डिजिटलाइज का, जो कुछ भी हो, तो उसके बाद का नींद का स्थिति को समझ लीजिए। रोग आने का सब्जेक्ट था कि आधुनिक रोगों के ये निवारण में योग की भूमिका। तो योग की भूमिका बाद में, पहले आधुनिक रोगों को उत्पन्न करने वाले तत्वों को समझते हैं। तो सर्वप्रथम है आहार। जो आधुनिक चलन के चलते हम आहार से, आहार की प्रकृति से, आहार की विधान से, आहार के प्रक्रिया से एवं आहार के आवश्यकता तथा उपयोगिता से इतना दूर चले गए हैं कि पेट भरना को एवं मुंह को थोड़ा सा अच्छा लग जाए उसी को ही आहार मान के चल रहे हैं। पर्टिकुलरली मुंह को थोड़ा सा अच्छा लगे एवं पेट भर जाए, जैसे तैसे करके पेट भर जाए, भले पेट में क्या जा रहा है उससे इम्पोर्टेंट नहीं। तो इसी को यदि ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा आहार के चलते होने वाली जो रोग बीमारियां हैं, वर्तमान में सबसे ज्यादा रोग बीमारियां आहार के चलते हो रही हैं। गलत खान पान के कारण से, गलत रहन सहन के कारण से, गलत दिनचर्या एवं गलत ब्रह्मचर्य की लत के कारण से, सेक्सुअलिफिकेशन के कारण से एंड जो नींद की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं होने के कारण से मूल रूप से आधुनिक रोगों का बढ़ावा आ रही है। तो सबसे पहले आहार में, तो सबसे पहले आहार के तत्व को यदि प्राचीन सभ्यता में जाने की कोशिश करेंगे, वर्तमान की स्थिति और प्राचीन संस्कृति में एक ही अंतर मुख्य रूप से था कि वो लोग 4 प्रक्रियाओं को अपनाते थे। आज हम उस 4 प्रक्रियाओं से लाखों कोसों दूर हैं। तो पहले जमाने में जब कभी भी खाते थे तो कोई भी खाद्य पदार्थ खाने से पहले हर किसी को पता था कि वो क्यों खा रहा है कर। आज के डेट में क्यों खा रहे हो, खाना बोले तो पेट भरने के लिए, मन लग गया इसीलिए खा रहे हैं, ऐसे विचार करते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ को जब हम खाते हैं तो आज के डेट में यदि चर्चा करें क्यों खा रहे हो ये चीज बोल देंगे फटाक से, जो भी चीजें खा रहे हैं क्यों खा रहे हो बोलने से, मन लग गया इसलिए खा रहा, समोसा क्यों खा रही हो, मन लग गया इसलिए खा रहा, समोसा क्यों खा रही, पेट भरना है इसीलिए खा रहा, समोसा क्यों खा रही, भूख लग रही थी इसलिए खा रहा, समोसा क्यों खा रही, मिल रहा है इसीलिए खा रहा। ये जो कंसेप्ट है क्यों खा रहे हैं उसका पता ही नहीं।
खाना को, आहार को जब तक क्यों खा रहे हैं नहीं जानेंगे, तब तक बीमार को ही खाएंगे, ये कंपलसरी है। तो इसीलिए सबसे पहले हम कंफर्म होना चाहिए कि क्यों खा रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या खा रहे हैं। आज के डेट में जो मिल रहा है वही खाने की चलन है। पहले जमाने में जो खाना चाहिए था वही खाते थे। पहले जमाने में, प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन परंपरा में, हमारे परिवार में भी जो कभी भी, हमारे बोलने से आप सभी, हम सभी का, भारतवर्षियों का, जब कभी भी कोई भी पदार्थ लाया जाता था उसको सोच करके लाया जाता कि परिवार के लिए उपयोगी है या नहीं करके। आज के डेट में आंख बंद करके कंप्यूटर में, मोबाइल में टिक टक कर दो और सीधा जोमेटो, सीधा स्विगी। उसके अंदर क्या है क्या नहीं उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है कि मंगाना है मुझे खाना। तो क्या खाना है उस कंसेप्ट को यदि जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक रोगों को ही खाएंगे। बुला बुला करके, मांग मांग करके, इनवाइट कर करके, पैसा दे दे करके हम रोगों को धारण करेंगे। 8 नंबर कंसेप्ट पे है, कब खाना है। जब भूख लगे। आज की संस्कृति क्या है, जब मिल जाए तब खाना है, जब टाइम मिल जाए तब खाना है, जब खाना मिल जाए तब खाना है। प्राचीन संस्कृति में जब भूख लगे तब खाना है, भूख नहीं लगे तो किसी भी स्थिति में परमात्मा या भगवान का प्रसाद है तो भी एक बार के लिए रख देना की स्थिति। माँ दे रहे हैं, पिता दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सम्मान, खाना को सम्मान था, फूड आर्टिकल्स को सम्मान था, परंतु नहीं खाने का प्रथा भी। तो प्राचीन संस्कृति में और वर्तमान के संस्कृति में जो बदलाव आई है, उसी में कब खाने वाला प्रकृति विचार में विघटन आ रहा है, जिसके कारण से रोग को जब खा रहे हैं, जब मिल रही है तब खा रहे हैं, जब हो रही है तब खा रहे हैं, जब समय मिल रहा है तब खा रहे हैं। रात के 2 बजे कोई खा रहा है तो दिन के 3 बजे कोई खा रहा है, तो दिन के 5 बजे कोई खा रहा है, तो दिन के रात के 11 बजे। यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम खाना है। पहले जमाने में क्या होता था, सूर्यास्त से पहले ही भोजन का जितना भी प्रक्रिया होती थी, सूर्यास्त से पहले खा लिया जाता। तो ये जो परंपरा बदलाव आई है, इसके कारण है आधुनिक रोगों का मूल कारण है। उसके पश्चात अंतिम में आते कितना खाना है। जितना मिल रहा है उतना खाएं। शादी ब्याह पार्टी में जाए तो दाप करके खाएं, पूरी तरह से गले तक खाएं। रात को जो मिल जाए वही खाएं। ये जो चलन है आज की डेट में चल रहे हैं। पहले जमाने में जितना मिल रहा है उतना खाएं नहीं, जितना जरूरत है उतना ही खाएं। यदि जरूरत नहीं है तो किसी भी स्थिति में ना खाएं। ये जो प्रक्रिया थी, प्रथा थी, वो पुराने जमाने के सारे लोगों को निरोग रखने में सबसे बड़ी सहायक के रूप में सामने आता था। तो उनका आहार पर पूरी तरह से कंट्रोल था, अनुशासन था और व्यवस्थित था। इसी कारण से क्यों खा रहे हैं वो जानते थे, क्या खा रहे हैं जानते थे, कब खा रहे हैं जानते थे, कितना खा रहे हैं वो समझ करके खाते थे। इसी कारण से निरोग रहते थे। आज के डेट में हम सारे के सारे मनुष्य मात्र के सभी वर्तमान के जितने भी हैं, हम लोग रोग होने के प्रमुख कारणों में से, आधुनिक रोगों के प्रमुख कारणों में से एक आहार है। सेकंड नंबर पे बिहार, उठना बैठना चलना फिरना। सोते हैं तो इतने बड़े मैट्रेस में पूरी तरह से, बैठते हैं तो वी शेप, भैया कैसे कैसे शेप वाला डॉनलॉप चेयर्स में बैठेंगे। नीचे बैठने की आदत चली गई, खड़े प्रॉपर होने की आदत चली गई, प्रॉपरली चलने की आदत चली गई। थोड़ा सा दूर के लिए 500 मीटर जा रहे हैं तो भी एक बार के लिए गाड़ी चला दें, गाड़ी में जाएं। चल करके जाने का अभ्यास छूट गया। तो नीचे बैठ करके खाने का, नीचे बैठ करके प्रार्थना करने का, ये सब जो अभ्यास छूट गई और उसी के बदले में फाइबर का, प्लास्टिक का, रेक्जिन का और वर्क कैपेसिटी डाउन होने के चलते हमारे शरीर में धीरे 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 विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हुए, जो आधुनिक रोगों के मूल कारण में से एक। थर्ड नंबर पे ब्रह्मचर्य, जो प्रमुख सब्जेक्ट में से एक है। ब्रह्म आचरते, ब्रह्म रहते, ब्रह्म रक्षते, ऐसा ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म को धारण करना, परमपिता परमात्मा, ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर उपासना, भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, स्नेह, करुणा, वात्सल्य, ममता, प्रेम, संवेदनशीलता, सहानुभूति, ये सारे के सारे गुण इतिहास की सब्जेक्ट रह गया है। कोई संस्कृत का शब्द बन करके रह गया है। हमारे ये यहाँ का सब्जेक्ट है। अनाहत चक्र का ये सब सब्जेक्ट है। अनाहत चक्र को बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए हम और केवल मुंह मुंह चलाने की आदत बन गई। केवल फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर में जाते हैं, मुंडी झुका देते हैं, चिन्ह कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया चलन चलने लगी वर्तमान में, यानी भगवान के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। मनी के लिए टाइम है, बॉडी के लिए टाइम है, अदर्स सोसाइटी के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है, परंतु भगवान के लिए आप स्वयं ही विचार कीजिए। चाहे वो योगी हो या भोगी हो या रोगी हो,
भगवान के लिए हम कितना टाइम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम भगवान के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं तो भगवान क्यों टाइम देगा हमारे लिए? ये सोचने वाली प्रश्नवाची। अरे भगवान हमारे लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग आधुनिक बीमारों के चपेट में जा रहे हैं। जिनको भगवान समय दे रहे हैं, पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है, सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक, सभी जगह सभी तरह से उसको सुरक्षा के इंतजाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस परमात्मा के समय देने वालों को ये प्रक्रिया मिलती है, ये अवसर मिलती है। तो ब्रह्मचर्य में सबसे पहला नियम आता है कि ब्रह्म धारय थे, उस परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में धारण कर ले, सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आचरण में लाना है, यानी उस परमपिता परमात्मा का जो दिशा निर्देश है, वेदों का जो वाणी है, वेदों के धर्मम चर सत्यम पद माँ शीदनम, इसी तरह के जो अलग अलग छोटे छोटे सूत्र फॉर्मूला के रूप में, कोटेशन के रूप में, या ऋषि सन्यासियों की वाणियों के रूप में जितने भी लाइनअप किया गया है हमारे प्राचीन संस्कृति परंपरा के जरिए से, चाहे वो 4 वेद, 6 दर्शन या एकादश उपनिषद हो, या फिर अष्टादश पुराण हो, या 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो, कहीं से भी किसी न किसी रूप में, या गीता का ज्ञान ले लीजिए, या फिर आज के डेट में हम योग सूत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एकमात्र द लास्ट एंड अल्टीमेशन माने लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ओनली द सल्वेशन, मोक्ष को पाना। योग का उद्देश्य हाथ पैर हिलाना या फिर पेट हिलाना, नाक पकड़ना तक सीमित नहीं है। अंतिम उद्देश्य सेल्वेशन है, मोक्ष को पाना। उस मोक्ष का अर्थ होता है शांति, शांति का अर्थ होता है उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त। उसके लिए हम जो प्रयास करते हैं वो ब्रह्म आचरते में आ जाती है। ब्रह्म के आचरण करने से वो प्रयास जो है ना पूरी तरह से रास्ता क्लियर कर देता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए ब्रह्माचरण। और अंतिम में आता है ब्रह्म रक्षा। ब्रह्म रक्षा अर्थात ये अभी आया रोगों के पॉइंट पे, आधुनिक रोगों के पीछे का सबसे बड़ी मूल मुद्दा, मूल कारण हम क्या होते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी एनर्जी लेवल है, खाना खाने के पश्चात रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और पुरुषों में शुक्र, महिलाओं में रज धातु के रूप में निर्माण होते हैं। सप्त धातु का निर्माण होती है। इसी सप्त धातु का अंतिम पर्याय जो है वो हमारी बॉडी के एनर्जी के रूप में कार्य करता है। वो एनर्जी अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में कार्य करता है। जैसे आंखों के लिए दृष्टि शक्ति है, नासिका के लिए घ्राण शक्ति है, कान के लिए श्रवण शक्ति है, जिह्वा के लिए स्वाद शक्ति है, स्किन के लिए स्पर्श शक्ति है, और सांस प्रश्वास की गति के साथ साथ संपूर्ण शरीर को चलाने के लिए जीवनी शक्ति है, वाइटल एनर्जी। तो ये जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जब तक हम स्टोर नहीं करेंगे, जब तक हम सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम बचाने के प्रयास नहीं करेंगे, जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट नहीं करेंगे तो तकलीफ तो आएगा ही। यदि बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो तकलीफ तो आएगा ही। प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट यदि नहीं करेंगे तो तकलीफ तो आएगा ही। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर का एनर्जी जो कुछ भी निर्माण होती है, वो सारे के सारे एनर्जी को आज के डेट और प्राचीन सभ्यता में कंपेयर करके देखिए। प्राचीन सभ्यता में अननेसेसरी आंखों की एनर्जी को नष्ट नहीं करते थे। ऑलमोस्ट टाइमिंग आंखें क्लोज करके शांत रहने की अभ्यास करते थे, यानी ध्यानस्थ होने की कोशिश। जो जब जरूरत होती थी तब बोलते थे। जब अननेसेसरी स्मेल, अननेसेसरी सेंट, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, पाउडर, टेलकम ये सबको यूज नहीं करते थे। अनावश्यक रूप से, दुर्भाग्य से देखिए मैं भी लगाया हूं परंतु मैं भी बोलने के लिए मजबूर हूँ, अनावश्यक रूप से इसका यूज करके हम ईयरफोन का या फिर हेडफोन का या फिर हाई डेसिबल यूनिट का म्यूजिक को सुनकर के कान के शक्तियों को नष्ट करते हैं। अनावश्यक रूप से मुख में अत्यधिक मात्रा की गर्म पदार्थ, अत्यधिक मात्रा के चिल्ड पदार्थ, यानी जैसे कि आइसक्रीम और चाय, कॉफी, और उसी तरह से अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक मीठा, अत्यधिक नमकीन, जो कुछ भी जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के रिसीविंग कैपेसिटी से ओवर हो जाके वो डैमेज करने में सहायक हो जाता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के मुख के अंदर जो कुछ भी डाल रहे हैं उसी के लेवल के अनुसार का यदि डालते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, इरिटेशन पैदा नहीं होती। और इरिटेट हो करके यदि फू करके मिर्ची यदि खाते हैं, मीठा लग रहा है करके खूब ज्यादा यदि मिठाई को लेते हैं, नमकीन लग रहा है करके ज्यादा से ज्यादा नमकीन लेते हैं, तो स्वादिंद्रिय जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से स्किन का, तो प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन संस्कृति में हमारे स्किन में पूरी तरह से कॉटन वाला यूज करने का, या तो फिर बल्कल यूज करने का, पेड़ों के जो छाल होते थे उसको यूज करने का, पत्तों को यूज करने का, मिट्टियों को यूज करने का, ये जो प्रावधान था पंच तत्वों को प्रकृति के साथ जुड़ने का जो प्रावधान था, आजकल वो जीन्स जमाने में खत्म हो गया। वो
तो स्वाभाविक रूप से जीन्स मोटी जो वस्त्र होती है या फिर टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर टाइप के जो वस्त्र होते हैं, उसमें एयर वेंटिलेशन की कमी के कारण से हमारे शरीर के स्किन के सेंसिटिविटी लेवल डाउन हो जाती है, जिसके चलते आधुनिक बीमारियां जैसे सोराइसिस टाइप के बीमारियां, ये आधुनिक बीमारियों में से आती हैं। फंगल इन्फेक्शन टाइप के बीमारियां आती हैं, और इसी तरह के कई सारी बीमारियां स्किन रिलेटेड आती हैं। तो ये सारे के सारे समस्याएं शुरू होने लग जाती हैं। और उसके साथ साथ इंटरनल वाइटल एनर्जी बोलने से जब हमारे आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो मेंटली डिप्रेस्ड होने लगते हैं। कान की सुनाई कम देगा, 2-4 बार सुनने की कोशिश करेंगे, फिर जब सुनने में हम कमजोर साबित होते हैं तब उस समय मनोदशा हमारे डाउन होने लगते हैं। ठीक उसी तरह से प्रॉपरली स्वाद को हम यदि एंजॉय नहीं कर पाते हैं, नाक प्रॉपरली काम यदि नहीं करता है, स्किन प्रॉपरली काम नहीं करता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स यदि प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो हम धीरे धीरे मानसिक रूप से विकृत होने लगते हैं, मानसिक रूप से डिप्रेस होने लगते हैं, और मानसिक एंजाइटी के शिकार, मानसिक डिप्रेशन के शिकार, मानसिक स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। और उसी के चलते ये जो मॉडर्न डिजीज में आ जाती है, एंजाइटी का ले लीजिए, स्ट्रेस को ले लीजिए, एंसोमानिया को ले लीजिए, या फिर ये आजकल में एपिलेप्सी को भी ले सकते हैं, यानी बात बात में एपिलेप्सी हो जाती है टाइप का। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो बड़ी बड़े रूप में आ रही हैं, उसके रूट कॉज में यदि जाएंगे तो तीसरा नंबर पे जो चैप्टर बताया मैं, ब्रह्मचर्य में शरीर के शक्तियों को रक्षा करने की टेक्निक। शरीर के शक्तियों का रक्षा करने के बजाय हम कई बार चेयर में बैठ बैठ करके हमारे एनर्जी को लॉस करने की कोशिश करते हैं, जीन्स पहन करके एनर्जी लॉस करने की कोशिश करते हैं, हाई डेसिबल यूनिट का म्यूजिक सुन करके, या फिर बिजली बचाने के चक्कर में CFL LED लगा करके हमारे आंखों की रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं, टीवी देख करके, कंप्यूटर में ज्यादा टाइम काम करके, इसी तरह के कई सारे, उसके सप्लीमेंट में कुछ नहीं करके, तो उसी दशा में हमारे शरीर कमजोर होने लगते हैं। ये ब्रह्मचर्य का आ गया। और ब्रह्मचर्य के साथ साथ चौथा नंबर पे आती है निद्रा का। हम जिस टाइम में सोना चाहिए उसी टाइम में यदि हम शयन नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, और जिस टाइम में जगना चाहिए उस टाइम में यदि जगेंगे नहीं, तो भगवान भी कोशिश करेगा तो भी नहीं रख पाएगा कि आपको निरोग रहें करके। रोगी निश्चित रूप से बनेंगे। जिस टाइम उठना चाहिए, चाहे कोई पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु को लेकर के देख लीजिए, वो जिस टाइम उठना चाहिए उसी टाइम कंपलसरी उठ जाते हैं, चाहे कोई भी कैसे भी परिवेश में आ जाए वो कंपलसरी उठ जाते हैं। और जिस टाइम सोना रहता है ना, वो उसी टाइम चाहे जहां का भी, अमेरिका का पशु को ले लीजिए या फिर लंदन को ले लीजिए, भारत का ले लीजिए, उड़ीसा का ले लीजिए या यूपी का ले लीजिए, जहां का भी पशु को ले लीजिए, सोने का टाइम आया तो सोएंगे ही। बस मनुष्य ही एक ऐसे महान प्राणी है जो सोने का समय बदल देता है, उठने का समय बदल देता है, और रोग को इनवाइट अगरबत्ती चास चास करके जो है ना इनवाइट कर। तो निवेदन यही है कि प्राचीन संस्कृति परंपरा में हमारे जो आहार विहार ब्रह्मचर्य निद्रा की जो कंसेप्ट था वो प्रॉपर होने के कारण से उस जमाने में रोग आदि का प्रारूपता बेसी ज्यादा नहीं था। और आज के डेट में ये चार तत्वों से हम बहुत दूर चले गए हैं, उसी कारण से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का उत्पन्न हो रही है, जिसको मॉडर्न एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस कई प्रकार नामों से नामित कर देता है। तो उसे नाम से इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे शरीर का है। तो स्वाभाविक रूप से शरीर में पीड़ित हैं तो व्यथित भी होंगे, और व्यथित होंगे तो किसी भी स्थिति में माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा। शरीर जब रोगी हो जाती है, किसी भी प्रकार की रोग से ग्रसित हो जाती है, तो शरीर व्यथित होती है, और शरीर व्यथित होने से, वेदना से युक्त होने के बाद मन व्यथित होता है। मन व्यथित होने से प्रॉपरली विचार शुद्ध नहीं आते हैं, और विचार जब शुद्ध नहीं आते हैं तो कर्म में प्रेशर पड़ता है, कर्म प्रॉपरली नहीं होता है, और कर्म प्रॉपरली यदि नहीं होता है तो धर्म व्याघात होती है, धर्म में आघात आती है, और धर्म में यदि आघात आती है तो उस परमात्मा केंद्रित कर्म में कभी किसी भी स्थिति में मन लगन नहीं लगता है। कहने का अर्थ है कि गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस रूमाटिज्म, लंबर, स्लिप डिस्क, बैकबोन स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, पार्किंसन डिजीज एंड अदर्स, ओबेसिटी, एक्स्ट्रा फैट, और ये क्या बोलते हैं, फैटियो, थायराइड लेवल, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये हमको प्रॉपरली उठने बैठने नहीं देता है, खाने पीने नहीं देता है, जीने सोने नहीं देता है। तो ये सारे के सारे मॉडर्न डिजीज में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ जुड़ जाता है हमारे स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंसोमानिया का, एंजाइटी का, और उसी के साथ साथ जुड़ जाता है सबसे बड़ी, आज के डेट में सबसे ज्यादा बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स बनने, चाहे वो योगा टीचर का बिजनेस को ले लीजिए, या फिर मेडिकल साइंस का बिजनेस को ले लीजिए, या फिर और आयुर्वेद शास्त्र का बिजनेस, डायबिटीज और BP।
ये दोनों ऐसे बीमारियां हैं जो आज के डेट का सबसे बड़ी आधुनिक बीमारियों के नाम से जाने जाते हैं। और इस आधुनिक बीमारियों के सबसे बड़ी मूल कारण वही 4 के 4 हैं, आहार विहार ब्रह्मचर्य। इस 4 चीजों को सुधार दीजिए, अपने आप आधुनिक बीमारियां सारे के सारे खत्म हो। अब सब्जेक्ट आते हैं हम इसी पर, योग का भूमिका। आधुनिक बीमारियों में योग किस तरह से कार्य करता है उसको यदि ध्यान देंगे तो ब्रह्मचर्य जो सब्जेक्ट में लिया था, शक्ति का संरक्षण, तो शक्ति का संरक्षण को मैनेज करने के लिए हमको कुछ मशीनरी पार्ट्स को इफेक्ट करना पड़ेगा, मशीनरी पार्ट को डेवलप करना पड़ेगा। मशीनरी पार्ट्स को, हमारे बॉडी के जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं, ये 5 दो प्रकार के 5 होते हैं। आपको पता है पंच तत्वों का निर्माण यह शरीर में पंच प्राण होते हैं, पंच कोश होते हैं और पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच तन्मात्राएं होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय होते हैं। तो इस पंच कर्मेंद्रिय एवं पंच ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों तत्वों को यदि प्रॉपरली एक्टिव कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आधुनिक बीमारियों से बचने के लिए पूरी तरह से लाइन क्लियर कर देते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिय एवं 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 5 तत्वों को एक्टिव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम योग के नाम से जाना जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि, स्थिरम सुखम आसनम, जिस प्रक्रिया से हमारे शरीर का इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी के टोटल पार्ट्स इम्बैलेंस को बैलेंस बना दें, जो स्टेबल नहीं है स्टेबल कर दें, जो अनावश्यक रूप से निर्गत हो रही है, अनावश्यक रूप से फ्लो हो जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से जमा हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, उसको बैलेंस बना दे। दैट्स द आसना, वही को आसन कह सकते हैं। और वो कंफर्टेबली कर दे, ऐसा भी नहीं कि प्रेशर दे करके, इंजेक्शन डाल करके अंदर से वो कोलेस्ट्रॉल को निकाल दें या फिर अंदर से यूरिक एसिड को निकाल दें, ये प्रक्रिया परेशान युक्त है। तो उसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि कंफर्टेबली यानी सुखपूर्वक, सुखम आसनम, सुखपूर्वक हमारे शरीर के अंदरूनी एवं बाह्य अंगों को जो जो प्रक्रियाएं स्थिर रख देता है, बैलेंस बना देता है, वो सारे के सारे प्रक्रियाओं को आसन के श्रेणी में लिया जाता है। आसन की दृष्टि से यदि देखें तो कई प्रकार के आसन है, अलग अलग रोगों में अलग अलग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जिस तरह से मस्तिष्कगत, स्नायुगत जितने भी बीमारियां होते हैं, जैसे स्ट्रेस को ले लीजिए, एंसोमानिया को ले लीजिए, एंजाइटी को ले लीजिए, उसी में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है हमारे स्वादिष्टान चक्र, सॉरी, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन 3 चक्रों को यदि एक्टिव करने योग्य भुजंगासन सीरीज का यदि आसन कर लेते हैं, उष्ट्रासन सीरीज का यदि आसन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी के बदले में यदि हम सर झुकाने वाला कुछ प्रक्रिया यदि कर रहे हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन हो गया, जानुशिरासन हो गया, मंडूकासन हो गया, तो निश्चित रूप से उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उचित योग गुरु के प्रॉपर मार्गदर्शन में, जिनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज है और साथ साथ में उनका योग के ऊपर काफी बढ़िया ज्ञान है, उनसे सीख करके यदि आप प्रॉपरली करते हैं, थेरापुटिकली लेने की कोशिश कीजिए योग को। थेरापुटिकली लेने की कोशिश का अर्थ होता है, जैसे किसी हम एलोपैथी डॉक्टर के पास या कोई भी वैद्य के पास जाते हैं, जब मेडिसिन लिखते हैं, एक्सरसाइज कुछ भी मेडिसिन लिखते हैं, तो सुबह 1 गोली, दोपहर को 1 गोली, शाम को 1 गोली, 3 बार लिख देते हैं। जरूरत पड़ने पर 4 बार के लिए भी लिख देते हैं, या फिर 1 बार के लिए लिखते हैं, सुबह 1 बार खाली पेट लेना है या शाम को 1 बार खाली पेट लेना है। ठीक उसी तरह से योग की प्रक्रियाओं को भी थेरापुटिकली हमारे शरीर के बीमार के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, इन 4 तत्वों को ध्यान में रखते हुए यदि हम योग को एडप्ट करते हैं, हमारे शरीर में धारण करने की कोशिश करते हैं, प्रक्रिया को त्वरान्वित करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे रोग निवारण करने में सहायक हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट जो है ना, 1 दिन में, 72 घंटे में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, या फिर 21 दिन में, या फिर 45 दिन में 1000% पूरी तरह से सामने आकर के दिखाई देगा। मैं 100% की बात नहीं करूंगा, ये मेरे बात नहीं है, हमारे थेरापोटिकली बात है। थेरापी जो थेरापिस्ट एसोसिएशन की विचार है, और थेरापिस्ट का नॉलेज के अंतर्गत और उसके प्रत्यक्ष तत्वावधान में यदि कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम छोटी सी बात को देखें, कपालभाति। नॉर्मली आपको यदि पूछा जाए कपालभाति कब करते हैं, तो सुबह खाली पेट 1 बार कर लेता हूँ। कितने बार करते हैं?
तो हाँ, लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट यदि हम हिसाब करते हैं, बीच में यदि थकान को, रिजुमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर के यदि हम हिसाब करते हैं, तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोकिंग के हिसाब से 60 सेकंड में 60 स्ट्रोकिंग हो गया, 1 मिनट में 60, 6×5 300 स्ट्रोकिंग हो गया। एक कॉमन नॉर्मल पर्सन के लिए 450 स्ट्रोकिंग की आवश्यकता होती है। और थोड़ा सा भी यदि कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फैट का प्रॉब्लम है या अदर्स कोई प्रॉब्लम है, तो 950 स्ट्रोकिंग तो कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती है। अब 950 स्ट्रोकिंग के लिए टाइम हिसाब कर लीजिए, 18 मिनट तो कम से कम लगेगा। अब 18 मिनट को डिवाइड कर सकते हैं हम, सुबह 6 मिनट, दोपहर को 6 मिनट, शाम को 6 मिनट। जब कभी भी खाली पेट है, खाना खाने से पूर्व आपको लगे कि खाली पेट है, प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो, तो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम 3 बार कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 4 बार भी कर सकते हैं। हर खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बीच में गैप रखते हुए आप 3 बार भी, 4 बार भी कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष योग गुरु के, थेरापिस्ट के सामने में बैठ करके करना है। अकेले करेंगे, हाइपर एसिडिटी है, हाइपर टेंशन है, हाई बीपी है, और ऊपर उधर से मोटापा घटाने के चक्कर में कपालभाति ठोकते जा रहे हैं, तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो उसी तरह से कोई भी यदि आधुनिक बीमारियां हैं, तो उसको थेरापिस्ट के जरिए से यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिस तरह से अचानक से आपको आधुनिक बीमारी ग्रसित कर रहा है, उस तरह से अचानक से गायब हो जाएगा वो सारे के सारे बीमारियां। जैसे वो डायबिटीज का मान लीजिए, अब डायबिटीज को यदि हम ठीक करने के लिए सजेस्ट करते हैं, एक है वक्रासन, मंडूकासन ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो मंडूकासन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है, यदि घुटनों में दर्द है तो घुटना मोड़ करके बैठ नहीं पाएगा। यदि पेट बड़ा है तो प्रॉपरली जो पेनक्रियाज को प्रेशर करने वाला प्रक्रिया है वो कर नहीं पाएगा। तो उसी तरह से कुछ समस्याएं आने की संभावना है, तो उसी के जगह में सब्स्टिट्यूट के रूप में हम वक्रासन को ले सकते हैं। तो वक्रासन को यदि प्रॉपरली करा पा रहे हैं, या फिर चाहे वो आयंगर थेरेपी के जरिए से रस्सी बांध करके, पकड़ा करके, कैसे भी करके यदि हम ट्विस्ट करा पा रहे हैं, तो वो जो पेनक्रियाज, नीम के पत्ते का स्वरूप में जो पेनक्रियाज है, वो अच्छी तरह से ट्विस्ट होकर के उसमें जो इंसुलिन का लेवल है सिक्रीजिंग होकर के हमारे बॉडी के जो शुगर का मेंटेन करने में, डायबिटोलॉजी को प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में सहायक हो जाती है। तो उसी को भी सुबह के टाइम 30 सेकेंड इंटू 4 टाइम्स, दोपहर को 30 सेकेंड इंटू 4 टाइम्स, शाम को 30 सेकेंड इंटू 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से यदि हिसाब करेंगे तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट दोपहर, 2 मिनट शाम को, 6 मिनट का हो गया। अब एक आसन को 6 मिनट तक लगातार यदि 6 दिन तक करते हैं, तो निश्चित रूप से वो शरीर का चेंजिंग आएगा ही। 3 से 6 दिन में शरीर में थोड़ा सा बदलाव आती है, 3 से 6 दिन में बदलाव आएगी, 6 से 15 दिन में और थोड़ा सा महसूस हो जाएगा, और 15 से 45 दिन में पूरी तरह से बॉडी का चेंजिंग प्रोसेसिंग हो जाती है। और 45 दिन तक यदि आप लगातार करते हैं, तो कोई ना कोई प्रक्रिया में निश्चित रूप से बेनिफिट मिलती है। तो ये थेरापेटिकली हम जब करने लगते हैं योग को, तो निश्चित रूप से लाभ मिलती है। तो आधुनिक रोगों के मूल कारण को निवारण करने के साथ साथ योग कंसेप्ट को जब हम जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलती है। तो अलग अलग रोग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होते हैं, अलग अलग परेशानियां होती हैं। एक प्रकार की बीमारी होगी परंतु सिम्टम्स अलग अलग आ सकते हैं, एक प्रकार की बीमारी होगी परंतु एरिया के अनुसार और उसका स्तर जो है ना ऊंचा नीचा हो जाती है। उड़ीसा का लेवल और उत्तराखंड का लेवल दोनों में काफी अंतर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो कूलिंग लेवल है, वहाँ के जो मॉइस्चर लेवल है, वहाँ के जो वायु का जो शुद्धता लेवल है वो अलग है। और उसी स्थिति में हम शहरी स्थिति दिल्ली को देखें, या फिर दूसरा कोई जगह को, उड़ीसा का सूखा एरिया को देखें, या फिर यहाँ के जो ड्राइनेस का लेवल को देखें, तो ये अंतर आती है। तो उसी स्थिति में वहाँ के लेवल के अनुसार, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ के परिवेश के अनुसार, वहाँ के स्थिति के अनुसार, वहाँ सामने वाला के शरीर के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। योग्यता का अर्थ होता है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्षमता बोलने से वो कितना कर पाएगा, और आवश्यकता बोलने से उसको वास्तविक में रिक्वायरमेंट क्या है। यदि 3 प्रकार मल्टीवर्सन रोग लेकर के बैठा है, एक साथ बीपी भी है, शुगर भी है और घुटनों के दर्द भी है, तो उसी समय सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके हम धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के व्यायाम तक ला करके, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर उसके बाद थोड़ा सा कठिन एक्सरसाइज के जरिए से मोटापा कम करें, फिर उसके पश्चात आसनों का प्रॉपर प्रक्रिया का अवलंबन कराएं, फिर प्राणायाम के थेराप्यूटिकली प्राणायाम करने की कोशिश कराएं, सेक्शनल ब्रीदिंग कराने की कोशिश कराएं, और फिर उसके बाद उसको खान पान का प्रॉपर डाइट प्लान मैनेजमेंट करते हुए यदि करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलती है। रिसर्च बेस्ड में पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलती है। बहुत यदि जरूरत हो जाएगी तो उचित वैद्य के जरिए से, उचित आयुर्वेदाचार्य के जरिए से अब थोड़ा सा उसमें आयुर्वेद का कुछ जड़ी बूटियां, आयुर्वेद का कुछ दवाइयों का उपयोग करके अब उनको ट्रीट कर सकते हैं।
तो ये प्रक्रिया होती है। आधुनिक बीमारी और प्राचीन बीमारी, प्राचीन कोई बीमारी नहीं था, प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन संस्कृति में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। शारीरिक विकलांग यदि जन्म से पैदा हो गए अष्टवक्र जैसे तो वो अलग बात है, कुब्जा जैसे और कुछ बाद में कुछ यानी पैदाइशी कुछ हुए हैं तो, परंतु बाद में रोग से मरने वाले, शोक संतप्त से मरने वाले अथवा रोग के व्याधियों के कारण से मरने वाले प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन परंपरा में नहीं था। आफ्टर महाभारत युग, आफ्टर द्वापर युग धीरे 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 हमारे खान पान में बदलाव आई और रहन सहन में बदलाव आई, विचार विमर्श में बदलाव आई, ब्रह्मचर्य पालन के स्तर धीरे धीरे घटने लगा, निद्रा का स्थिति बदलाव आई और जिसके चलते धीरे 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 अधिकांश लोग रोग से ग्रसित होने लगे। और आज के डेट में पूर्ण रूप से आसुरिक खान पान, आसुरिक रहन सहन, आसुरिक दिनचर्या, आसुरिक जीवन शैली एवं आसुरिक निद्रा, इसी के चलते हम मनुष्य मनुष्य होकर के नहीं है, देवत्व को पाना तो अलग बात। तो देवत्व को पाना इस मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य ध्येय है। देवत्व को पाने के लिए जो सब कर्म हमारे ऋषि सन्यासीगण बताए हैं, अथ योगानुशासनम, अनुशासन में जीने की कोशिश करो। अनुशासन अर्थात सिर से लेकर के पांव तक का संपूर्ण शरीर के प्रॉपर निगरानी, प्रॉपर देखरेख, प्रॉपर मेंटेन करने की कोशिश करना, अर्थात टाइम टाइम पे सर्विसिंग करना, टाइम टाइम पे प्रॉपरली ऑयल डलवाना, टाइम टाइम पे प्रॉपरली ऑयलिंग चेंज करना, टाइम टाइम पे, यानी टोटल बॉडी का, जिस तरह से एक गाड़ी का, जिस तरह से एक लैपटॉप का, मोबाइल का बीच बीच में सर्विसिंग करते हैं, बीच बीच में अलग अलग प्रक्रिया से सुधार करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम शरीर को प्रॉपर टाइम पे, एक्चुअल टाइम पे यदि हम सर्विस करने लग जाएंगे, डेली के डेली हम कपालभाति के जरिए से, सूर्य नमस्कार के जरिए से, सूक्ष्म व्यायाम के जरिए से, क्लैपिंग के जरिए से, एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेशर के जरिए से, या फिर कुछ आसनों के जरिए से शरीर को रेगुलर वाइज में 40 मिनट तक, कम से कम 20 से लेकर के 40 मिनट तक डेली सर्विस यदि करेंगे तो वो एक्सेप्ट जो 23 यानी 23 जो घंटा है उसको प्रॉपरली चलाने के योग्य बनेगा और लॉन्ग टाइम जीने के लिए सहायक होगा और साथ साथ निरोगता के साथ जीने के लिए प्रयासरत होगा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमको ये सब फॉलो करने का। और दूसरा पक्ष में यदि देखें तो निरोगता को पाने के लिए, आज के डेट में आधुनिक रोगों से बचने के लिए मैं मना नहीं कर सकता मोबाइल से निवृत्त होकर के रहिए, मैं मना नहीं कर सकता कि आप कंप्यूटर से हट के रहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेचारा करेगा क्या, परंतु उसी में भी योग निद्रा नाम का जो एक तत्व है, जो योग निद्रा नाम का जो एक मेथड है, उसी योग निद्रा को अपने जीवन में कंपल्सरी वर्क, जिससे नित्य कर्म कहते हैं, जिस तरह से सुबह उठ करके पानी पी करके लेटिन जाना नित्य कर्म में आता है, स्नान करना नित्य कर्म में आता है, या भोजन करना नित्य कर्म में आता है, ठीक उसी तरह से योग को नित्य कर्म के रूप में जो भी व्यक्ति अपनाने की कोशिश करता है उसके पीछे निरोगता 100% रहता ही है। और साथ में परमपिता परमात्मा को, जिस भगवान को भी मानते हो, उस भगवान को एवं भगवान के, दोनों सब्जेक्ट अलग, भगवान को और भगवान के, चाहे जैसे कि एग्जाम्पल राम को एवं राम के, कृष्ण को कृष्ण के, शिव को शिव के, इस दोनों तत्वों को ध्यान में रखते हुए मानने की, पूजा पाठ करने की, अपनाने की कोशिश करना है। वैदिक धर्म को, वैदिक सनातन परंपरा को, हिंदुत्व को, भारतीयत्व को, जो ऐतिह्य को, संस्कृति को, परंपरा को, जो कुछ को जितना मानते हैं उसके उतना मानने की कोशिश करें, परंपरा के मानने की कोशिश करें, संस्कृति के योग को मानने के बेहतर है कि योग के मानने की कोशिश करें। योग को मानेंगे तो केवल हाँ वहां पे योग हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ये बोल सकते हैं। योग के मानेंगे तो वहां पे योग हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए और वहां पे करना चाहिए, ये विचार आएगा। ऐसे शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आदरणीय प्रतीक जी, संयोजिका जी, यदि कुछ है तो बोलें या तो फिर विराम दें। और सभी से विनम्र निवेदन है, योग दिवस आ रही है, इस बार योग दिवस धमाकेदार होना चाहिए। 2 साल कोरोना ने व्यथित करके रखा था, तो उससे बिल्कुल आपके उड़ीसा में योग दिवस तो धमाकेदार हो ही रहा है जी हो रही है। बस। IYTA के बैनर तले एवं NIH दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन, भगवान की दया है कि दोनों संस्था ने मुझे सर्वोपरि सर्वोच्च लेवल पे रखे उड़ीसा के,
सबसे कम उम्र का, हमारे उड़ीसा के हिसाब से बोल रहा हूँ कि सबसे कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सभी को सूचित कर दूं कि 23 जिला आप इस बार कवर कर पाए हैं। 23 जिला में IOITA एवं NIH के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में समग्र करीबन 60 बड़े बड़े लेवल के कैंप हो रहे, जहाँ पे 300 से लेकर के 3000 तक के ग्रेजुएशन के साथ ऑर्गेनाइज होगा और ऑलमोस्ट सभी जगह पे बहुत धमाकेदार तरह से आयोजित हो रही है, कार्यक्रम हो रही है। इसके लिए आप सभी का प्रेरणा, आशीर्वाद, निश्चित स्नेह तौर पर आपकी जो मेहनत है ना, भरपूर मिल उसके रहा लिए है। 2 लाइन मुझे याद आई है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। तो निश्चित तौर पर ये आप पर चरितार्थ है कि रातों में दिन रात काम करते हैं, योग के प्रति समर्पित रहते हैं। और जो IOITA की नेशनल कमेटी ने आपको जो दायित्व दिया उसको भी आप बड़े बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल आप चमकते रहे हैं तो उसकी गर्मी हर व्यक्ति को मिल रही है। आपसे जितने भी इसमें लगभग IOITA की कमेटी के अलग अलग राज्यों के लोग जुड़े हैं फेसबुक और जूम के माध्यम से, वो देखते हैं हर व्यक्ति। 5-6 महीना से थोड़ा समय दे नहीं पाया हूँ, आगे परमात्मा के आशीर्वाद बनी रहे तो समय से ज्यादा दूंगा। 5-6 महीना से थोड़ा सा नहीं, वो आपकी घरेलू दिक्कतें थी, मैं उनको, हाँ कोई बात नहीं, वो अब आप ठीक हो गए हैं, सब चीजें दुरुस्त हो गई हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका मुस्कुराता हुआ ओजस्वी चेहरा जो है, तो निश्चित तौर पर मैं भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपको देख करके। आदरणीय सोनाली जी, अगर कोई क्वेश्चन या प्रश्न आया हो या किसी साथी का प्रश्न अगर है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में या हैंड रेस करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि जी। तो एक प्रश्न यहाँ पे आया है, जैसे हम लोग आधुनिक काल की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि आधुनिक समय पे बहुत तरह तरह की बीमारियां आ गई हैं जिसका उपचार या जिसका अगर हम चिकित्सक रूप से देखा जाए तो योग है। लेकिन जब हम आधुनिक दौर की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि इस मॉडर्न एरा में बहुत लोग योग को कम प्रेफर करके जिम को प्रेफर करते हैं। और आहार से जब हम बात करते हैं तो आहार के लिए जो नेचुरल आहार है, फ्रूट्स है, उसको कम खा के आजकल के युवा या आजकल का जो यूथ है वो सप्लीमेंट लेता है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश इस बात पे डालिए कि क्यों हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, या क्यों हमें अननेचुरल फूड्स नहीं लेके हमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल या फिर जो नेचुरल फूड है जो प्रकृति हमें दे रही है हम उस पर कोशिश करें या उसमें ज्यादा ध्यान लगाएं, ताकि जो आहार हम लेते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए। और जब हमारा बात आती है, जब हमारा शरीर अच्छा होगा तो हमारा मन भी, तन भी और सब, हमारा ध्यान, तो योग तभी हमारा पॉसिबल हो पाएगा जब हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वे से चलेंगे। तो क्यों हमें आहार वही लेना चाहिए जो प्रकृति से हमें मिले और हमें सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए? जी जी सोनाली जी, बढ़िया प्रश्न है। इसमें अंग्रेजी में एक कहावत है, उसका एक शब्द, एक वाक्य में ही उसका आंसर मिल जाएगा कि डोंट पुट ए स्क्वायर ऑन ए ट्रायंगल। यानी जो चौकोन होता है, चौकोन को त्रिकोण में नहीं घुसाना चाहिए। घुसाएंगे तो भी फल कुछ नहीं मिलेगा। या तो चौकोन का एक कोण खराब होगा या तो त्रिकोण का किसी ना किसी कोने में इफेक्ट होगा। तो दोनों प्रकार से, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर जिस आहार के लिए निर्मित है उसी आहार को धारण करेंगे, उसी आहार को ग्रहण करेंगे, उसी आहार को सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से वो शरीर संपूर्णता के साथ एक्सेप्ट करेगा। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं नमन करके या फिर सामने श्रद्धा के साथ बात कर रहा हूँ, इसी समय आप म्यूट हो गए, प्लीज। सॉरी फोन आ गया था। अनावश्यक रूप से गुस्सा, अनावश्यक रूप से गाली गलौज, अनावश्यक रूप से जो आवश्यकता से दूर वाला शब्द को उपयोग करके यदि मैं आपके सामने पेश आता तो आप किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करते स्वाभाविक रूप से। तो एक श्रद्धा, सहजता, सरलता इसी कारण से उपयोग में ग्रहण करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स
particularly mucous membrane को ले लेते हैं, particularly small intestines, large intestines and जो लीवर हैं, पेनक्रियास हैं, लॉन्ग्स हैं, कभी उसके बारे में जो सोचता है या उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है, वो जिंदगी में किसी भी टाइम में, किसी भी स्थिति में एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स के बारे में सोचेगा भी। यदि उसके नॉलेज नहीं है तो उसको हम समझा भी नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या यही है। और कुछ आज के ज्ञानी पंडित या फिर जो भी माने उनको, वो दुर्योधन के मार्गदर्शन पे, दुर्योधन के मार्गी में चलने की कोशिश करे। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। वो सब लोग जान रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या बेनिफिट हैं, सलाद में क्या बेनिफिट हैं, हमारे प्राकृतिक आहार में क्या बेनिफिट है, प्राकृतिक दिनचर्या में क्या बेनिफिट है, प्राकृतिक जीवन शैली में क्या बेनिफिट है। सबको आज के डेट में किसको पता नहीं है कि वो उषुम पानी, जो कुनकुना पानी, वार्म वाटर में बेनिफिट है, किसको पता नहीं है, परंतु पी कितना रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रश्नवाची होती है। सबको पता है कि नाइट टाइम में आइसक्रीम जो डे टाइम के बाद तो एक बार के लिए रिलीज कर दे, छोड़ दे, नाइट टाइम में आइसक्रीम पूरी तरह से हानिकारक है, परंतु एक से बड़ा एक डॉक्टर के पार्टी में भी रात को आइसक्रीम परोसा जाएगा। तो ये जो कल्चर है, उस कल्चर दुर्योधन धर्मी वाला कल्चर है, और वो आगे जा करके भीम जैसे महारथी के हाथ में दोनों पांव को पकड़ करके टांग फाड़ने वाली प्रक्रिया आ जाती है। यानी जितने भी हैं कल्चर से पथभ्रष्ट होकर के दुर्योधन धर्मी होने की कोशिश करें, चाहे वो दुशासन को ले लीजिए, कर्ण को ले लीजिए, अच्छे से अच्छे लोग भी यदि मार्ग गलत चयन किए हैं तो निश्चित रूप से उनका पतन स्वाभाविक है। तो ठीक उसी तरह से आज की डेट में जितने भी ज्ञानी पंडित लोग हैं, शरीर के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम होल्डर्स हैं, या फिर अलग अलग कई, मैं निंदा नहीं कर रहे हैं, मसल तो हनुमान जी के भी था, मसल तो भीम जी के भी था, वो कितने सप्लीमेंट्स लेते थे, सोचने वाले। और प्रत्यक्ष उदाहरण यदि हम देना चाहूंगा तो हमारे गुरुकुल में आकर के देख लीजिए, गुरुकुल आश्रम आमसना खरिया रोड में, वहां पे भी काफी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, परंतु कभी तो सप्लीमेंट नहीं दिए, वही सूखी रोटी, वही दाल चावल सब्जियां, हरी सब्जियां, और वही दूध घी खा करके बॉडी बनाई जाती है। प्रॉपर मेंटेन, प्रॉपर यूटिलाइज और प्रॉपर यदि रख रखाव, जो आहार विहार ब्रह्मचर्य निदान, जो उसी चीजों को खास करके ब्रह्मचर्य रक्षा करने वालों को सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि जो रूखी सूखी रोटी से भी एनर्जी क्रिएट करके उसको प्रॉपर जगह पे स्थानांतरित करके यूटिलाइज कराने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं है सप्लीमेंट्स के बारे में, चाहे वो कोई सा भी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन को ले लीजिए या फिर न्यूट्रिशन को ले लीजिए या फिर अलग अलग मल्टीविटामिन को ले लीजिए, यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बॉडी के रिक्वायरमेंट का नॉलेज नहीं है, बॉडी के कैपेबिलिटी के नॉलेज नहीं है, बॉडी का फिजियोलॉजी का क्या सिस्टम क्या है, अंदर की बात पित्त कफ का दशा क्या स्थिति है, और सप्त धातु का निर्माण का रैंक क्या है, रैंक मतलब यानी लेवल क्या है कि वो कितने जल्दी से धातु क्रिएशन करने में सहायक है, यानी खाना खाने के बाद रस बना रहे हैं, रक्त बना रहे हैं, मेद बना रहे हैं, अस्थि बना रहे हैं, इस लेवल को यदि आप परिमात्रा के रूप में नहीं जान पाते हैं और यदि सप्लीमेंट ले रहे हैं तो भी कई, मैं देखा हूँ कई सारे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं कुछ बच्चों को प्रोटीन पाउडर की, 8 साल 9 साल 15 साल 20 साल खाने के बाद भी वही शरीर ऐसे के ऐसे रहता है। तो कारण क्या है? उस कारण को निवारण कर जब तक नहीं करेंगे, वो शरीर दुबला पतलापन का कारण को यदि निवारण नहीं करेंगे, ऊपर से सप्लीमेंट जितना देते रहेंगे तभी कुछ काम नहीं। यानी नीचे छेदा रख करके ऊपर से पानी डालने से जिस तरह से घड़ा का स्थिति रहता है, ठीक उसी तरह से बॉडी के फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एवं बॉडी के जो बात पित्त कफ दोष त्रिदोष का बैलेंस को नहीं जान करके, शरीर का स्थिति एवं गुण धर्म को नहीं जान करके, अंगों का गुण धर्म को नहीं जान करके, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्राएं, पंच प्राण आदि के विषय में यदि नहीं जान करके यदि हम सप्लीमेंट्स डालने की सोच रहे हैं तो किसी भी प्रकार के बेनिफिट नहीं मिलने वाले। यदि जान करके कर रहे हैं तो एक चम्मच यदि खा रहे हैं तो भी बेनिफिटेड है। तो सप्लीमेंट्स के रूप में प्राकृतिक आहार को ले सकते हैं, और प्राकृतिक आहार में जैसे चने हैं, वो जो एक ब्राउन चना होते हैं, तो उस चना को भिगो करके, मूंग को भिगो करके, गेहूं को भिगो करके, इसमें से अंकुरित बना करके स्प्राउट्स के रूप में यदि लेते हैं तो सप्लीमेंट्स के रूप में बहुत बड़ी काम करते हैं। प्रोटीन के प्रोटीन, फाइबर के फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट लेवल सबका कॉम्बिनेशन रूप। और आज के डेट में जो मिलेट्स आते हैं, मिलेट्स हमारे प्राचीन संस्कृति में या फिर आदिवासियों के जंगलों के जो आदिवासी होते हैं, घने जंगल में रहने वाले ट्राइबल बेल्ट के जो लोग होते हैं, वो मिलेट्स का कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी, ये
छोटे छोटे जो अनाज होते हैं, छोटी अनाज कह सकते हैं उसको, तो उसको उपयोग करके उसको प्रॉपरली यूटिलाइज में ला करके अपने सप्लीमेंट्स को पूरी तरह से भरपाई कर देते हैं। उनको तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है विटामिन मिनरल्स या जी केमिकल जी का। हरी भाई, ये सब एक निवेदन है जी कि इस समय की जो घड़ी है वो उनको जी इशारा जी कर रही जी, है। तो उसको ध्यान में रखना है जी। और ठीक ठीक। और मैं कोई निश्चित तौर पर, मैं रोकना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। नहीं हाँ, नहीं, एक रुकना निवेदन पड़ेगा। और रहेगा कि आगामी कार्यक्रमों में आप बिल्कुल आइए, तो हम आपको बियॉन्ड लिमिट टाइम देंगे। जी लेकिन जी ये जो निश्चय। वर्चुअल है और सायंकाल का समय है, हाँ तो हाँ जी शायद शिवनानी जी। जी। जी तो यहाँ फिर से हमें ये संदेश मिलता है कि आप सप्लीमेंट्स या आर्टिफिशियल फूड की तरफ मत जाइए। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि हमारी बॉडी का बायो क्लॉक होता है, वैसे ही हर प्रकार जितने भी आहार हैं, मील है, ये फूड्स हैं, उनका भी एक अपना साइकिल होता है। तभी सीजनल फ्रूट्स इस कैटेगरी में होते हैं कि इस सीजन में यही फ्रूट्स आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स का ग्रहण करें, उनको ज्यादा से ज्यादा सेवन में लेके आए। और कोशिश करें कि जितना नेचुरल नेचुरल डाइट, नेचुरल साइकिल, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर, जितना आप प्रकृति से जुड़े होंगे उतना ज्यादा ही आप प्रकृति को प्यारे होंगे। तो जितना ज्यादा प्रकृति को आप प्यार करेंगे उतना ही प्रकृति भी आपको प्यार करेगी, और कोई भी रोग, कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और यहाँ से इसी मैसेज के साथ एक इनविटेशन भी आपको आया है कि जिस गुरुकुल में, जिस आश्रम में, या ये कहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन और संस्था में डॉक्टर साहब अभी सेवाएं दे रहे हैं, वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप वहां पे जाइए, गुरुकुल का खाना खाइए, गुरुकुल का रहन सहन देखिए, सीखिए। तो आपको लगेगा कि शायद शायद हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको हमने इतना चेंज कर दिया है कि हमें यही नहीं रियलाइजेशन है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने रूटीन के साथ और अपनी लाइफस्टाइल के साथ। यहाँ से घड़ी की टिक 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 तेज हो रही है और सबके चेहरे अब दिखा रहे हैं कि पेट में भूख लगी है। सो ठीक है, ये डिनर टाइम है और हम ज्यादा आपको फोर्स भी नहीं करेंगे टू सिट हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए और अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी टॉपिक को कवर किया है, आहार को ले लिया, ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझाया, आसन भी आपने पॉइंट आउट किया। तो ये सारी चीजें सीखने वाली हैं और ऐसे ही हम लोग भी ज्ञानी बनते हैं, कुछ कुछ पॉइंट कहीं कहीं से सीखते हैं, फिर उसको रियलाइज करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बात आपने की है। तो और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत नॉलेजेबल पर्सन बैठे भी हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। अभी तो तारीफ योगी योगानंद जी की भी हो रही थी, आज मैंने देखा एक निशा जी जुड़ी हुई हैं, नए हैं, तो ऐसे बहुत, डॉक्टर ऋतु जी भी जुड़ी हुई हैं। तो आप सबका वेलकम भी है, और आप सब लोग जब जुड़ते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन भी मिलता है, एक एनर्जी भी मिलती है कि व्हेन एवरीबॉडी इज जॉइनिंग देन वी शुड डू समथिंग बेटर। तो यहाँ से समापन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट है, अगर कोई सजेशन देना चाहे जो कि हम लोग मिस कर रहे थे, अगर कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। पथिक जी आपके पास आते हैं, तो आदरणीय महासचिव हमारे यूपीवाईएसए के, आप शांति पाठ भी करवाएंगे, धन्यवाद भी देंगे और समापन भी अब आप ही करेंगे। और थोड़ा घड़ी को ध्यान देते हुए, नहीं तो डांट आप ही को पड़ने वाली है, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सोनाली धनवानी जी, इस कार्यक्रम को बहुत ही एक गतिरूप से देने के लिए हमारे IYTA और हमारे पुराने साथी हरि भाई आर्यन जी, इस उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर SL यादव सर, उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए हम इस कार्यक्रम के समापन के लिए, साथ ही साथ कल जो हमारा कार्यक्रम है, कल चूंकि 19 डेट है, कल यज्ञ चिकित्सा जो हम लोग पिछले सेशन में 16 को हम लोगों ने सुना था, उसके आगामी भाग 2 के लिए कल हम जुड़ेंगे। तो कल हमारे बीच में यज्ञ चिकित्सा के मर्मज्ञ आदरणीय योगाचार्य हेमंत आर्य जी राजस्थान से जुड़ेंगे। और अब जो 2 सेशन लगातार हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल हैं आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ जरूर सुनिए। आज जो आदरणीय हरि भाई आर्यन जी ने बताया है, काफी लोगों ने नोट भी किया है और हमें वो डायरेक्ट फीडबैक भी भेजते हैं। एक हमारे IYTA के बहुत सक्रिय सदस्य हैं आदरणीय जेपी सर, जयप्रकाश गुप्ता सर, जो बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर पद से रिटायर हैं, वो प्रतिदिन इस कार्यक्रम का
एज इट इज डिक्टो हिंदी में टाइप करके मोबाइल में वो मुझे भेजते हैं। तो निश्चित तौर पर वो उसको ऑनलाइन भी सुनते हैं या स्वतः जुड़े भी हों इसमें, तो उनका एक बहुत ही अत्यधिक लगाव योग प्राकृतिक चिकित्सा में रहता है। और साथ ही साथ वो भी अब शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चूंकि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है। साथियों, निवेदन और मैं करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि दिनांक 24 जून यानी 24 जून को कानपुर, चूंकि विश्वविद्यालय यूपी का एक जिला है कानपुर, वहाँ पर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज, वहाँ पर भारतीय योग चिकित्सक संघ के कोलैबोरेशन में एक बहुत बड़ा योग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जो भी हमारे जितने भी लोग हैं, खासकर यूपी की जो बॉडी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बॉडी को कहिए, मैक्सिमम संख्या में पहुंचिए, और पूरे देश से भी लोग आ सकते हैं। बिल्कुल स्वागत है सभी का, और बहुत ही अच्छा है। उसमें हमारे देश के जो पहले जिनको पद्मश्री मिला है 1991 में, आदरणीय भारत भूषण महाराज जी का, वो उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि IYTA ने यूनिवर्सिटियों के साथ पहला यानी दूसरा ये ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है। पहला हमारा कार्यक्रम निर्माण यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ हुआ था, और अभी कानपुर यूनिवर्सिटी का है, और तीसरा भी शायद जुलाई के महीने में। कई अलग अलग, जुलाई में तो कई प्रोग्राम हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, तो आपको सभी को जाने को मौका मिलेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो ये थी आपकी 24 जून के कार्यक्रम की बात। और अब हम आते हैं उसके दो दिन पहले की, यानी कि 21 जून को क्या करना है। 21 जून को सभी लोगों को, जितने भी जुड़ रहे हैं, चाहे वो UPYSA के मंच के थ्रू हो या IYTA के मंच के थ्रू, सभी लोगों को IYTA या UPYSA का जो भी अकॉर्डिंग आपके जिस संस्था से आप ज़्यादा गहराई से जुड़ाव रखते हैं, हालांकि मेरा जुड़ाव दोनों संस्थाओं से है, तो मैं आप लोग पर ये डालता हूं कि आप जिससे ज़्यादा दिली टच रखते हैं उसका एक अच्छा सा बैनर बनवा लीजिए, ठीक है। उसका पेमेंट आप जिस संस्था से जुड़ रहे हैं वो संस्था आपको पेमेंट करेगी। चाहे अगर IYTA से कर रहे हैं तो IYTA उसका पेमेंट करेगी। बशर्ते कोशिश ये है कि कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। आप पोस्टर का उसका कोई भी इशू मत समझिए, आप बनाइए, उसका बिल आप IYTA को प्रेषित करिए, उसका पेमेंट आपको भेजा जाएगा। हाँ, तो लेकिन कार्यक्रम आपके अनुसार है, आप जिस अनुसार करना चाहते हैं कोशिश करिए कि उस बिल की GST कॉपी लेने का प्रयास करिए। तो ये एक छोटी सूचना थी आपके आगामी योग दिवस के लिए। कुछ साथियों ने कहा कि बैनर हम कोई छोटा बनवा रहा कोई बड़ा, हमारे यहाँ बैनर का इशू नहीं है। आप 20 बाई 10 का बनवाइए, लेकिन कार्यक्रम भी उस स्टैंड का होना चाहिए। तो हम उसके बिल की कोई बियॉन्ड लिमिट है, ठीक है। तो आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा, ये आप पर डिपेंड करता है। यही इस संगठन की स्वायत्ता है, और आदरणीय जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के लिए यही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम योग को कितना आगे से आगे बढ़ाकर काम कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ सूचनाएं थी, तो लगभग सूचनाएं की समाप्त हो गई हैं। अब हम लोग कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा के रूप में आते हैं। तो कल इसी समय सेम लिंक सेम रहता है। आप लोग कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजा करिए, क्योंकि लोग जो भेज रहे हैं उनको रिमाइंडर भी डालिए कि हाँ हमारा सेशन शुरू हो गया है। और चूंकि ज्यादा दिन IYTA या हो या UPYSA कोई वर्चुअल वेबिनार नहीं आयोजित करने वाला है, अब सारे काम फिजिकल होने वाले हैं। 21 के बाद सारे काम फिजिकली ही आपको अटेंड करने पड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सहयोग के लिए आदरणीय हरिभाई आर्यन जी, आदरणीय डॉक्टर सोनाली धनवानी जी, जो हमारे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी गणमान्य पदाधिकारी IYTA और UPYSA के जो हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या हमारे इस वर्चुअल जूम के माध्यम से हो। साथियों, इसका रिकॉर्डिंग आप IYTA के जो YouTube चैनल है उस पर भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग वहाँ पर जरूर सेव है और आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब हम शांति पाठ का